गुड मॉर्निंग बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे यूरिनरी सिस्टम्स, और यूरिनरी सिस्टम्स में सबसे पहले पढ़ा था कि ये है वो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं और इनके अंदर क्या क्या था। सबसे पहले अपन ने इसमें पढ़ा था कि दो किडनीज होती है, दो यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर्स होता है और एक यूरेथ्रा होता है। उसके बाद में अपन ने जो मेन था वो किडनीज़ के बारे में पढ़ा था, और किडनीज़ के बारे में जो साधारणतः पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि किडनी है वो क्या होती है, पी शेप्स होती है, यानी कि सेम के बीज के आकार की होती है, और ये हमारे उदर गुहा में कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इसका जो वज़न है वो लगभग 150 ग्राम के आसपास होता है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में पढ़ा था, यानी कि 11 सेमी लॉन्ग, 6 सेमी वाइड और 3 सेमी थिक होती है। उसके बाद में पढ़ा था कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर था कि सबसे पहले कि भाई इसके अंदर जो फर्स्ट है किडनी का पार्ट्स उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद में असेंडिंग जो मान लो कि समीपस्थ कुंडलित पार्ट होता है, दूरस्थ कुंडलित पार्ट होता है, और हैनले का लोब्स होता है, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि किडनी की जो ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनीज, तो किडनीज के पास में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो अपन ने अलग अलग देखा था कि राइट किडनी के अंदर अलग होते हैं, लेफ्ट किडनीज के अंदर अलग होते हैं। तो राइट किडनीज के अंदर पढ़ा था वो था सुपीरियरली था राइट एड्रिनल ग्लैंड्स, नेक्स्ट एंटीरियरली था वो था राइट लोब ऑफ लिवर्स और डुडेनम्स, और पोस्टीरियरली था वो डायाफ्राम और मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल थी। इसी तरह से लेफ्ट किडनीज के अंदर भी अपन ने पढ़ा था, तो उसके अंदर भी क्या था कि सुपीरियरली था लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड्स, और एंटीरियरली था स्प्लीन है, स्टोमक है, पेंक्रियाज है, जेजुनम्स है, स्प्लीन है, ये सारा पढ़ा था। पोस्टीरियरली था पीछे की ओर डायाफ्राम्स होता है, मसल्स और पोस्टीरियर एब्डोमिनल्स वाल था। इसकी बाद में इसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ने माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में जो इनकी कोशिकाएं होती है नेफ्रॉन्स, उसके बारे में पढ़ा था। और नेफ्रॉन के अंदर भी पढ़ा था कि इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होता है उसको कलेक्टिंग ट्यूबल्स कहते हैं। उसके बाद में उसका जो मान लो कि कैप्सूल्स होता है जिसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स कहते हैं, इसको बोमन्स कैप्सूल या बोमन संपुट भी कहते हैं। उसके बाद में उसका जो मान लो कि आगे के पार्ट्स थे उसको कलेक्टिंग डक्ट है, मेडुलरी लूप्स है, या इसको हैनले का लूप कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन्स है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स है, इसके बारे में जो स्ट्रक्चर वाइज स्टडी की थी। उसके बाद में पढ़ा था फंक्शन ऑफ द किडनीज के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन होता है वो भी 3 स्टेप के अंदर पढ़ा था अपन ने कि फिल्ट्रेशन है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, सेक्रेशन है। और उसके अंदर भी अपन ने पढ़ा, उसके बाद में अपन ने इसके अंदर जो एक बार पीछे पढ़ा था उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद में अपन ये टॉपिक्स मिक्सचुरेशन शुरू करेंगे। इसके बाद में अपन ने पढ़ने के बाद में कि भाई अपन ने ये पढ़ लिया कि फिल्ट्रेशन है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशंस है। उसके बाद में पढ़ा था वाटर एंड यूरिन आउटपुट, और उसके बाद में पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस, पीएच बैलेंस। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था यूरेटर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इनका काम क्या होता है। इनका काम यही होता है कि जो किडनीज के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के जाने का काम होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इसके फंक्शंस के बारे में, और उसके बाद में पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर्स है वो क्या करता है, रिजर्वोयर का काम करता है, और ये क्या होता है कि ओवल शेप्ड हो जाता है भरने के बाद में, तो और पहले होता है वो पियर शेप्ड होता है। उसके बाद में यूरेथ्राज के बारे में पढ़ा था, और यूरेथ्रा के बाद में अब है वो क्या है, मिक्चुरेशंस है। तो अब अपन शुरू करते हैं मिक्चुरेशंस। तो मिक्चुरेशन के अंदर है कि द यूरिनरी ब्लैडर एक्ट ऑफ रिजर्वोयर फॉर यूरिन्स, यानी कि ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर्स है उसको रिजर्वोयर कह सकते हैं, यानी कि जो यूरिन है उसको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पर कलेक्ट होता है। तो वैन 300 to 400 ml urine have accumulated afferent autonomic nerve fibers in the bladder's wall sensitive to stress or stimulants,
यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि लगभग ये कह सकते हैं कि 300 से 400 ml है वो यूरिन इसके अंदर इकट्ठा हो सकता है। और जब इसके अंदर यूरिन जैसे जैसे इकट्ठा होता है वैसे वैसे यूरिन एक्यूमुलेट होता है, वैसे वैसे ऑटोनोमिक नर्वस फाइबर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू ब्लैडर के अंदर सेंसिटिव स्ट्रेच होते हैं जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट होता रहता है और अपना आकार बदल लेता है। इन द इन्फेंट दिस इनिशियल्स ए स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड मिक्चुरेशन अकर्स। और इन्फेंट के अंदर जो इसके अंदर स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है, स्पाइनल स्कोर होती है, वहाँ से जो मान लो कि इसके सेंसिटिव नर्वज है उसकी सप्लाईज होती है और वहाँ से सीधे यहाँ जो यूरिनरी ब्लैडर्स है उसमें नर्व सप्लाई जाती है जिसके थ्रू अपने को यूरिनरी ब्लैडर्स है उसके अंदर मिक्चुरेशन अकर्स व्हेन द ऑटोनोमिक इफरेंट फाइबर्स कन्वे इम्पल्स टू द ब्लैडर्स causing the contraction of a distressor muscles and relaxation of the internal urethral sphincter। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो ये भर जाता है तो भरने के बाद में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर मसल्स है वो रिलैक्स्ड हो जाएगी और जो मान लो कि इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स है वो खुल जाएगा। या when the nervous system is fully developed, जब नर्व पूरे डेवलप्ड हो जाते हैं द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट बट सेंसरी इम्पल्स। और जब मान लो कि बड़े हो जाता है व्यक्ति तब ये होता है वो सेंसरी स्टिमुलेट्स के अंदर आ जाता है। बट सेंसरी इम्पल्स आल्सो पास अपवर्ड टू द ब्रेन के थ्रू नीचे की ओर आते हैं एंड देयर इज अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ पास यूरिन्स, जो अपने को ये अनुभव करवाते हैं कि यूरिन पास आउट करना पड़ेगा। अब इसके बाद में है कि इसके अंदर कि by learn and consist of effort contraction of external urethral sphincters and muscles to the pelvis floor with the inhibit the maturation for a limited periods। और उसके बाद में क्या होता है कि एक निश्चित पीरियड्स होता है और उसके बाद में सेंसेशन आ जाता है ब्रेन के थ्रू और अपने को क्या होता है कि ऐसा महसूस होता है कि यूरिन पास आउट करना चाहिए। और अगर इसको अपन टालते भी हैं तो थोड़े समय के बाद में ये एक लिमिट्स होती है, उस लिमिट्स के बाद में इस पर कंट्रोल किया नहीं जा सकता। इन एडल्ट मिक्चुरेशन अकर्स व्हेन द डिस्टेस्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। देयर इज रिलैक्स्ड ऑफ द एक्सटर्नल इंस्पेक्टर, और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है वो क्या हो जाता है रिलैक्स्ड हो जाता है एंड वॉलेंट्री रिलेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। और जिससे क्या होता है ब्रेन के थ्रू अपने को जो सेंसेशन आता है और उस सेंसेशन से जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है वो भी खुल जाता है। इट कैन बी असिस्ट टू इंक्रीज द प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है विद इन द पेल्विस केविटी के अंदर। अचीव्ड बाय द लोवरिंग द डायाफ्राम और कॉन्ट्रैक्टिंग द एब्डोमिनल मसल्स। और ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर इज एक्सटर्नल पेनफुल, और ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पेन होने लग जाता है। व्हेन द स्टेज इज रीच्ड देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ वॉलेंट्री रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंस्पेक्टर टू अकर अलाउइंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और जिसकी वजह से थोड़ा यूरिन है वो पास आउट हो जाता है। देयर इज नो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, और ये कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है इसकी वजह से। अब अपन पढ़ेंगे, ये तो था कि मिक्चुरेशन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ा था। एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ कि इसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि भाई जो है यूरिनरी ब्लैडर है वो रिजर्वोयर का काम करता है और इसके अंदर 300 से 400 ml क्या होता है जो यूरिन है वो एक्यूमुलेट हो सकता है। पर इसके अंदर जो कंट्रोल होता है वो नर्व फाइबर्स का होता है, और नर्व फाइबर्स क्या होती हैं सेंसिटिव जो रिफ्लेक्स है वो भेजते हैं, जिसकी वजह से पहले है वो इंटरनल जो इंस्पेक्टर होता है वो खुल जाता है, और खुलने की वजह से जो यूरिन है कुछ है वो क्या हो जाता है यूरेथ्रा के अंदर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मान लो कि जो पेल्विस पार्ट्स होता है उसके अंदर अनुभव होने लग जाता है कि यूरिन पास आउट करना होगा। और बाद में क्या होता है ब्रेन से जो सेंसेशन आता है उस सेंसेशन के थ्रू अपन क्या करते हैं कि जब भी अपने को पास में होता है तो अपने को एहसास होता है कि यूरिन पास आउट करना है। लेकिन इसको कंट्रोल भी थोड़े समय के लिए किया जा सकता है। अगर अपन ज़्यादा समय तक कंट्रोल करते हैं तो एक्सटर्नल जो इंस्पेक्टर होता है उसके ख़राब होने के या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने के या उसमें किसी तरह की डिजीज़ होने की संभावनाएं रहती है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करूँगा, वो डिस्कस उस पर करूँगा कि डिजीज़ बाई ऑफ द किडनीज़ के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, उन डिजीज़ के बारे में
अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलस का मतलब है कि जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट्स होता है वहाँ पर, और आइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन। तो ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस कंडीशन को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसके अंदर है कि दिस टर्म सजेस्ट द इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, but there are several types of glomerulonephritis and inflammatory changes are not always present। यानी कि एक साधारण कंडीशन में नहीं होते हैं, लेकिन ये एक क्या है, डिजीज कंडीशन है, और जिसके अंदर क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस पार्ट्स होता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इट में केसेज इम्यून कॉम्प्लेक्स डैमेज ऑफ ए ग्लोमेरुलाई, और उसके कारण क्या होता है कि ये जो मान लो इम्यून सिस्टम्स है अपना, और कोई मान लो कि जो मान लो कि कोई भी अपने शरीर के अंदर बाह्य जो ऑब्जेक्ट्स था वो चला गया, और उसको डेड करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, और उस रिएक्शन के कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशंस हो जाता है, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। और उसके कारण क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस पार्ट्स होता है वहाँ पर सूजन वगैरह आ जाती है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। बाद में बात करते हैं कि अगर मान लो कि इसके अंदर की अगर माइक्रोस्कोपिक कहें, माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंशन ऑफ बेस्ट ऑन, यानी कि माइक्रोस्कोपिक के अंदर अगर कोशिकाओं की स्टडीज़ की जाए तो उसके अंदर क्या क्या होगा, तो उसके अंदर है कि एक्सटेंड ऑफ डैमेज, एक्सटेंड डैमेज होंगे, उसके अंदर डिफ्यूज हो सकता है अफेक्टिंग ऑन स्मॉल ग्लोमेरुलाई, और इसमें थोड़ी कुछ ग्लोमेरुलाई है वो अफेक्ट होती है। और फोकल्स होता है उसके अंदर अफेक्टिंग द सम ग्लोमेरुलाइस। अपीरियंस होती है वो क्या होती है, प्रोलिफरेटिव्स, और इसके अंदर जो सेल्स है उसकी संख्या इंक्रीज्ड हो जाती है, और मेम्ब्रेन्स है वो थिक्ड हो जाती है, और बेसमेंट पर मेम्ब्रेन्स है वो ग्लोमेरुलस के ऊपर प्रेजेंट हो जाती है। अफेक्ट ऑफ द ग्लोमेरुलाइटिस, ग्लोमेरुलाइटिस के कारण होता है मिक्चूरिया, हिमोचूरिया। पहला है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब है कि ब्लड के यूरिन के साथ में ब्लड आना शुरू हो जाता है। दिस इज यूजुअली पेनलेस एंड नॉट accompanied by other symptoms. When microscopic it may be found in a routine analysis when red blood cell have passed through the damaged glomeruli into the फिल्ट्रेट। यानी कि अगर मान लो कि हिमेचूरिया का मतलब यही है कि यूरिन के साथ में ब्लड आने लग जाता है। नेक्स्ट है सिम्प्टोमेटिक प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया इसका मतलब है कि कुछ प्रोटीन्स है वो भी यूरिन के साथ में पास आउट होने लग जाता है। एक्यूट नेफ्राइटिस के अंदर हो सकता है ओलिगोयूरिया, यानी कि यूरिन की मात्रा है वो 400 ml से भी कम होना, या हाइपरटेंशन है, हिमेचूरिया है, यूरेमिया है, ये सारी कंडीशंस हो सकती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये भी क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब है, सिंड्रोम शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, और नेफ्रॉन का मतलब, नेफ्रोटिक का मतलब है नेफ्रॉन्स के अंदर। तो दिस इज नॉट ए डिजीज इन इटसेल्फ बट इन ए इम्पोर्टेड फीचर्स सेवरल किडनी डिजीज, यानी इसके अंदर कई किडनीज के अंदर जो नेफ्रोटिक डिजीज़ है वो प्रेजेंट होती है। मार्क ऑफ प्रोटीनीरिया, प्रोटीनीरिया होना यानी कि यूरिन के साथ प्रोटीन का आना, हाइपोएल्बुमिनिया, और जनरलाइज्ड ओडिमा और हाइपर लिपिडीमिया। जनरलाइज्ड ओडिमा का मतलब है पूरे शरीर के अंदर है वो इडिमा हो जाना, वो कंडीशंस होती है। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी था। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है कि renal failure is the most commonest cause of the death in young people with diabetic mellitus। यानी कि जो रिनल फेलियर्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि उसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण उनकी डेथ तक हो सकती है। एंड इज मोर कॉमन इन ए हाइपरटेंशन एंड सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपर कैल्सीमिया आर प्रेजेंट। इसके अलावा उनके हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, वो हमेशा रहता है। नेक्स्ट है डायबिटिक कोजेज वाइड स्प्रेड ब्लड वेसल्स डैमेज, और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है डायबिटीज़ के कारण, और इफेक्ट वेरी बिटवीन द इंडिविजुअल्स। अब है कि जो है आगे नेक्स्ट लिखा है इसके अंदर कि इन द किडनी देयर आर नाउन एज ए कलेक्टिव और डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक किडनी एंड इंक्लूड्स। इसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोसिस हो सकता है, प्रोटीनीरिया हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है, असेंडिंग इन्फेक्शंस हो सकता है, और जो ब्रांचेज होती है उनके अंदर इन्फेक्शंस हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन एंड द किडनी, हाइपरटेंशन एंड
किडनी। और हाइपरटेंशन और किडनी में है कि हाइपरटेंशन कैन बी द कोज ऑफ रिजल्ट ऑफ रीनल डिजीज, और हाइपरटेंशन है वो रीनल डिजीज है वो प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर है कि इनिशियल एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोथ अफेक्ट द किडनी व्हेन देयर इज रीनल ब्लड वेसल्स डैमेज और कॉजिंग द इस्टीमिया, और इस्टीमिया की कंडीशन उत्पन्न कर देती है। द रिड्यूस ब्लड फ्लो स्टिमुलेट द reduce blood flow and renin angiotensin aldosterone systems rising the blood pressure still further। अब नेक्स्ट इसके अंदर है वो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो अपना है कि इसके अंदर कौन कौन सी हो सकती है। तो इसके अंदर है कि भाई रिनल फेलियर आगे है। रिनल फेलियर, तो रिनल फेलियर भी क्या होता है, दो प्रकार की होती है। एक तो होता है एक्यूट रिनल फेलियर, दूसरा होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और सेकंड है क्रोनिक रिनल फेलियर। फर्स्ट अपन बात करते हैं एक्यूट रिनल फेलियर्स की। एक्यूट रिनल फेलियर्स की, तो एक्यूट रिनल फेलियर में है देयर इज ए सडन एंड सीवियर रिडक्शन इन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एंड किडनी फंक्शन दैट इज यूजुअली reversible over days or week when the treated this occurs a complication of a severity of condition not necessarily associated with the kidneys। The causes of acute renal failure are classified। यानी कि इसके अंदर है कि एक्यूट रिनल फेलियर है वो थोड़े समय के लिए होती है और ये रिवर्सिबल्स होती है, यानी इसको दोबारा ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जो क्रोनिक रिनल फेलियर होती है वो कई सालों तक रह सकती है और उसके बाद में वो ट्रीट भी नहीं होती है। इसके अंदर बताया गया है कि क्लासिफाइड के अंदर है प्री रिनल्स, और प्री रिनल्स के अंदर होता है कि द रिजल्ट ऑफ रिड्यूस द रिनल ब्लड फ्लो स्पेशली सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड शॉक की वजह से होता है। नेक्स्ट है रिनल के अंदर है कि द डैमेज किडनी इटसेल्फ ड्यू टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के कारण। नेक्स्ट है पोस्ट रिनल के अंदर है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ऑफ यूरिन्स की वजह से होती है। अब है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या होता है, इसके अंदर होता है दिस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट रिनल फेलियर्स। एक्यूट रिनल फेलियर्स का जो मोस्ट कोज है वो यही होता है, और इसके अंदर है कि भाई मोस्ट कोज होता है वो यही होता है। इसके अंदर दे रखा है कि नेक्स्ट कि दिस इज सीवियर डैमेज टू ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स कॉज्ड बाय इस्चीमिया और लेस्ट ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक सबस्टेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब है कि जो 400 ml से कम यूरिन का आउटपुट होना, और अगर यही बात कही जाए तो कि भाई कम होना तो इसकी वजह से जो रिनल है वो कम होता है। लेकिन सीवियर ओलिगोयूरिया के अंदर है वो है कितना कम होने लग जाता है कि इसके अंदर